हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आरसीसी में सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम पर कुछ आधारित इस पर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, कह रहा है एकल प्रबलित बीम में क्या होता है, कंप्रेशन इज बियर इंटायरली बाई कंक्रीट, यानी संपीड़न में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है उसको कौन बियर करता है, कंक्रीट बियर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है, स्टील पजेस इनिशियल, स्टील क्या करता है, इनिशियल स्ट्रेस नहीं, टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करता है। टेंशन जोन में जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है उसको क्या करता है, स्टील बियर करता है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की बात हो रही है यहाँ पर। प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, प्लेन सेक्शन ट्रैवर्स टू सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। यहाँ पर एजम्पशन अगर एजम्पशन पता है, ठीक है, एजम्पशन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के पता है तो इजिली क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी कि जो भी सेक्शन होता है बेंडिंग के पहले, यानी बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद में क्या होता है, प्लेन होता है सेक्शन। और स्टील स्टील पूरे टेंशन स्ट्रेस को, टेंशन को बियर करती है। और कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन को बियर करती है, कंप्रेशन को कंक्रीट बियर करता है और टेंशन को स्टील बियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टील रीइंफोर्स्ड इज प्रोवाइडेड इन, स्टील कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ये होता है कंप्रेशन जोन। तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट पूरा बियर करता है कंप्रेशन जोन। ये होता है टेंशन जोन, टेंशन जोन में टेंशन को कौन बियर करता है, स्टील। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जो होता है रीइंफोर्स्ड यानी प्रबलित किया जाता है स्टील को, कहाँ पर, टेंशन जोन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, कहाँ पर एम्बेडेड किया जाता है स्टील को, टेंशन जोन में। तो ये पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर द कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम और क्या एक होता है, कंटिन्यूस। तो इन तीनों बीम के लिए अलग अलग बेसिक वैल्यू होती है, यानी स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की जो रेशियो होता है वो तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं तीनों के लिए एक बार। अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इफेक्टिव डेप्थ अपॉन स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू जो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होती है। अगर यहीं पर कॉन्टीन्यूस होता, कॉन्टीन्यूस बीम होता तो उसके लिए होती है 26। अगर कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर के लिए 7 होगा। कैंटिलीवर के लिए कितना होगा, कैंटिलीवर के लिए होगा 7। लेकिन जब जब तक कि जो स्पैन लेंथ है 10 मीटर होगी, एक कंडीशन होती है कि 10 मीटर कैंटिलीवर के लिए, 10 मीटर अगर स्पैन है, अप टू 10 मीटर स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर द कैंटिलीवर, यानी कैंटिलीवर के लिए 10 मीटर तक की मूल विस्तृत यानी स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए होता है 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम सेल बी टेकन एज। क्वेश्चन कह रहा है एज पर IS 456 के अनुसार कैंटिलीवर बीम की प्रभावी लंबाई कितनी होती है, कैंटिलीवर की प्रभावी लंबाई कितनी होती है। तो कैंटिलीवर की यहाँ पर डायग्राम द्वारा देख लेते हैं। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है और ये कोई सपोर्ट होगा। तो कैंटिलीवर का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ, ये हो जाएगा स्पैन लेंथ। और ये इफेक्टिव, जो इफेक्टिव यानी जो होगा स्पैन प्लस क्या होगा, हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि इसका हाफ ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर का इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इट इज़ द लेंथ ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देख लेते हैं स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ।
इफेक्टिव डेप्थ का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। इट इज़ द लेंथ ऑफ फेस सपोर्ट, लेंथ ऑफ फेस टू सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, यानी ये सपोर्ट है और ये स्पैन लेंथ है, तो ये लेंथ प्लस इसका हाफ इफेक्टिव डेप्थ का हाफ, तो ये हो जाएगा इस इफेक्टिव लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ, यानी एल इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज डन बाई। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल परबलित धरन यानी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की सबसे किफ़ायती यानी सबसे इकोनॉमिकल डिज़ाइन की होती है क्रिटिकल स्ट्रेस थ्योरी या वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी द्वारा, या अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी, या है लिमिट स्टेट थ्योरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लिमिट स्टेट थ्योरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिमिट स्टेट थ्योरी। ठीक है, यानी एकल परबलित धन का सबसे किफ़ायती यानी सबसे इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है लिमिट स्टेट मेथड, यानी सीमा स्थिति सिद्धांत द्वारा किया जाता है सबसे इकोनॉमिकल डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट एट आरसीसी बीम कैन हैव इज। एक आरसीसी बीम में अधिकतम तनाव प्रबलन कितना होता है। तो बताया था, ये पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी बीम में जो मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, कितना प्रोवाइड की जाती है, 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, यानी बीम के क्रॉस सेक्शन का 4% लेते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 4%, यानी 4% ऑफ बी डी। ये मैक्सिमम टेंशन में जो रीइंफोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम के लिए देख लेते हैं यहाँ पर 0.85 बी डी अपान एफ वाई, ये होता है मिनिमम, ये होता है मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट, ये होता है मैक्सिमम कितना रखते हैं, 4%। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, यानी 4% ऑफ बी डी, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, 4% क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए फ्रीली सपोर्टेड बीम आर स्लैब इज। क्वेश्चन कह रहा है मुक्त समर्थित बीम या स्लैब की प्रभावी पार्ट होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इंड सपोर्ट। डिस्टेंस बिटवीन यानी बना के देख लेते हैं डायग्राम। ये हमारा स्लैब है, ये सपोर्ट है दोनों साइड। ठीक है, ये सपोर्ट है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर स्पैन। इसको हमें पता है कि जो इफेक्टिव स्पैन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फ्रीली सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के लिए कितना रखते हैं हम स्पैन प्लस इफेक्टिव इसका डेप्थ का हाफ, यानी ये होता है इफेक्टिव डेप्थ इसका हाफ, ये हो गया क्लियर स्पैन। दोनों के बीच की दूरी ये क्या होती है, क्लियर स्पैन प्लस क्या हो जाएगा, क्लियर स्पैन प्लस दोनों साइड के इफेक्टिव डेप्थ का हाफ, यानी इफेक्टिव डेप्थ का दोनों का हाफ यानी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू यानी क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या रख सकते हैं, या तो सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, यानी दोनों सपोर्ट के इंड सपोर्ट के बीच के दोनों के बीच की दूरी, इंड सपोर्ट यानी दोनों के सपोर्ट के बीच की दूरी, सेंटर से दोनों सपोर्ट के सेंटर से बीच की दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इंड सपोर्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है,
क्लियर स्पैन या क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस क्या होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस ट्वाइस ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, ट्वाइस नहीं होता है हाफ होता है, क्योंकि हाफ हाफ लेके वो सिंगल हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ये एंड बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर जो टिक करेंगे करेक्ट वो करेंगे डी पार्ट पर, ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी पार्ट होगा, क्योंकि ये एंड बी पार्ट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू कंप्रेशन एज, यानी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में सिंगली रीइंफोर्स्ड में क्या बोला है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी में क्या करते हैं जो सिंगली ये यहाँ पर रीइंफोर्स्ड करा गया है यानी सरिया करा गया है, इसके डायमीटर का हाफ यानी यहाँ यहीं से लेते हैं डिस्टेंस, इसी को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इसी को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया गया है टेंशन एज या टेंशन रीइंफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस बीम, तो या लॉन्गिट्यूडनल सेंटर एक्सिस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कंप्रेशन जोन, यानी कंप्रेशन जोन के यानी टॉप से कंप्रेशन एज से स्टील रीइंफोर्समेंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, और जो नीचे ये बचा डिस्टेंस उसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट टेंशन या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, यानी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट और कंप्रेशन एज के बीच की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द बीम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ये बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर साइड एंड 500 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है जिसमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है और उसकी वो 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर विड्थ और डेप्थ है, और लॉन्ग जो है 500 सेंटीमीटर है, लॉन्ग है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्लेंडरनेस रेशियो यानी तन्यता अनुपात। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम होता है, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम इक्वल टू होता है आई बाई ए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो एल इफेक्टिव हमारा है कितना 500 सेंटीमीटर, आई मिनिमम अपान, और ये आई मिनिमम की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये तो आई कैसे ज्ञात करेंगे, आई को देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, बी डी क्यूब बाई 12, आई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, आई मिनिमम बी डी क्यूब बाई 12, बी और डी की वैल्यू सेम है, बी डी क्यूब बाई 12, तो बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू डी की भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है, यानी क्यूब कर देंगे अपान 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू आ जाएगी 133.33, ठीक है 0.33। तो ये क्या हो जाएगा आई आ गया। उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 20 इंटू 20, यानी 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 400 mm स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आई mm की पावर 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आई बाई ए, तो आई बाई ए करेंगे तो आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आई बाई ए करेंगे तो आर मिनिमम की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी आई बाई ए, तो आई की वैल्यू भी कितने कैलकुलेट किए हैं 13333.33 अपान ये, ए की वैल्यू कितनी ज्ञात की है 400, तो आई बाई ए रूट में रहेगा, रूट में आई बाई ए होता है, तो आर मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारी 5.77, आर मिनिमम की वैल्यू आ गई 5.77। तो एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम होता है, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू है गिवन 500 mm और आर मिनिमम की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है 5.77,
ये सेंटीमीटर में होगा सब, ठीक है। एमएम में अभी बोल दिया था, लेकिन वो सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो सब सेंटीमीटर में, तो पुट कर देते हैं 500/5.77। तो यहाँ पर हम अब स्लेंडरनेस रेशियो ज्ञात करने जा रहे हैं, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम। अभी एल इफेक्टिव तो पता है हमको, गिवन है 500 सेंटीमीटर, और आर मिनिमम की वैल्यू अभी ज्ञात करा है 5.77। तो डिवाइड कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू यानी स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यता अनुपात कितना आ जाएगा, 86.66। तो ये हो जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो। ऑप्शन गिवन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, 86.66 स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेसिक वैल्यू फॉर वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल डिफ्लेक्शन टू, फिर से देख लेते हैं, द बेसिक वैल्यू ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर द कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस के बीम के लिए भी बताया है, कंटिन्यूस कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताया है, सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पैन अपान इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होती है, कॉन्टीन्यूस बीम के लिए होती है, कॉन्टीन्यूस के लिए होती है 26, और कैंटिलीवर के लिए होती है, कैंटिलीवर के लिए होती है 7। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया कंटिन्यूस बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए होगा 26, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन स्टील इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यानी आरसीसी मेंबर या आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में कम से कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, यानी किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में या आरसीसी बीम में जो स्टील की मात्रा प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम क्यों रखते हैं, टू प्रिवेंट सरफेस हेयर क्रैक, सतह के हेयर क्रैकिंग को रोकने के लिए, या रिस्ट्रिक्ट डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट, डिफ्लेक्शन को तो स्पैन अपान टोटल डेप्थ के द्वारा रोकते हैं, ठीक है। तो अरेस्ट द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए नहीं, ये चीज़ें नहीं करते हैं, इन सब के लिए नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ब्रिटल फेलियर से, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। यानी कि जब स्टील की मात्रा मिनिमम रखेंगे तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में होता है यानी स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचता है, नहीं, अब स्टील अगर मिनिमम रहता है तो स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंचता है तो डक्टाइल फेलियर होता है। अगर स्टील की मात्रा मिनिमम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। अगर स्टील की मात्रा बढ़ा देंगे यानी मैक्सिमम कर देंगे तो क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो कि हानिकारक होता है सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये सेक्शन, ये खंड हानिकारक होता है क्योंकि इसमें ब्रिटल फेलियर होती है, यानी अब कंक्रीट कम रहेगा तो कंक्रीट अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, जो फेल होगा पहले वो कंक्रीट फेल होगा यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, स्टील की मात्रा मिनिमम ही रखते हैं कि क्या हो, हमेशा अगर फेलियर भी हो तो डक्टाइल फेलियर हो, यानी कि स्टील पहले फेल हो, स्टील अगर पहले फेल होगा तो डक्टाइल फेलियर होगा, यानी कि वो सडन फेलियर नहीं होगा, ठीक है। अगर कंक्रीट फेल होता है तो सडन फेलियर होता है जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, इसीलिए यानी टू प्रिवेंट ब्रिटल फेलियर से रोकने के लिए या इसी को बचाने के लिए कम से कम स्टील की मात्रा डालते हैं आरसीसी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ बिट टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ये बीम इज केप्ट। क्वेश्चन कह रहा है बीम की चौड़ाई और गहराई का अनुपात कितना रखा जाता है डिजाइनिंग करते समय, ठीक है। डिज़ाइन करते समय जब हमें क्रॉस सेक्शन नहीं दिया रहता है तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि जो इफेक्टिव डेप्थ है यानी स्मॉल डी अपान विड्थ का रेशियो होता है वो 2 मान करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बीम की चौड़ाई और गहराई यानी b/d पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स मे बी डिक्रीज बाई, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मे बी डिक्रीज बाई, यानी क्वेश्चन कह रहा है बीम के डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण इसके द्वारा कम किया जा सकता है, किसके द्वारा, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम, बीम की गहराई को क्या करके, बढ़ा के, वृद्धि करके, बीम की गहराई में वृद्धि करके, इंक्रीजिंग द स्पैन को यानी स्पैन को बढ़ा करके, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम,
बीम की गहराई को कम करके बीम की गहराई को कम कर देंगे, यानी कि उसकी डेप्थ को कम कर देंगे तो डिफ्लेक्शन और होगा, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ बीम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। बीम की गहराई को बढ़ा करके क्या क्या किया जा सकता है, डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है, यानी डिफ्लेक्शन आ गया है किसी बीम में तो वो कम किया जा सकता है, ठीक है, उसकी गहराई को यानी कि उसकी डेप्थ को बढ़ा करके, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर इन रीइंफोर्समेंट इज इसेंशियल टू, यानी रीइंफोर्स्ड के आवरण के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है रीइंफोर्समेंट कवर के लिए, क्या आवश्यक है रीइंफोर्समेंट में कवर के लिए क्या आवश्यक है, नॉट टू बी सीन बाई द अदर हॉट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। परबलन के लिए जो आवरण दिया जाता है, आवरण के बाद परबलन दिखाई ना दे, इसके लिए क्या जाता है, या टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस, बाहर के हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कवर प्रोवाइड किया जाता है आरसीसी मेंबर में, आरसीसी स्ट्रक्चर में। या इसेंशियल व्यू नया एस्थेटिक व्यू, यानी सौंदर्य यानी देखने में अच्छा रखने के लिए ये कवर प्रोवाइड की जाती है कि स्टील ना दिखने लगे, स्टील देखने लगेगा तो देखने में भद्दा लगे, ऐसा तो कुछ नहीं कि इसको उसको अपीयरेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है ऐसा कुछ। या इफ़ नॉट एम्बेडेड मे बेंड ड्यू टू द कंप्रेशन, अगर स्टील ना प्रोवाइड किया जाए, यदि स्टील की स्थापना ना की जाए तो दबाव के कारण झुक जाएगा, इसके लिए स्टील। तो बता दें कि कवर इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस से ये सेव कर मतलब बचा सके, ठीक है, सेफ रख सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, टू प्रोटेक्ट यानी बचा सके, सुरक्षा प्रदान कर सके फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द assumptions मेड इन द थ्योरी ऑफ reinforced कंक्रीट बीम इज दैट। reinforced कंक्रीट बीम में सिद्धांत यानी जो एजम्पन्स में ये धारणा की गई है, क्या चीज़ कौन कौन सी धारणाएं की गई है, या एजम्पन जस्ट याद रखने के लिए ये चीज़ ये बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन करा रहे हैं जस्ट केवल उसके एजम्पन्स, जो भी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के एजम्पन्स हैं वो उनको थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाई स्टील रीइंफोर्स्ड ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन है ये, करेक्ट है, ठीक है, कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेस है उसको कौन बियर करता है, स्टील बियर करता है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टील एंड कॉन्क्रीट आर स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी कि स्टील और कंक्रीट को इनकी प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक लिमिट तक प्रबलित किया जाता है। नेक्स्ट है देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी यहाँ पर विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो स्टील है वो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करता है, कंक्रीट और स्टील में सफिशिएंट बॉन्डिंग रहती है दोनों के अंदर, ठीक है, और स्टील और कंक्रीट क्या करते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेस किए जाते हैं, प्रबलित किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप बीम आर डिजाइंड फॉर, यानी डीप बीम जो गहरी या मोटी बीम है के लिए किसके लिए डिज़ाइन करी जाती है, शियर फोर्स ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली, या बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, या वेयरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ओनली। किसके लिए डिज़ाइन करी जाती है, बेंडिंग मोमेंट ओनली, यानी केवल बंकन बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप नियर द सपोर्ट इज, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, या एवरेज होता है, मीन्स कहने का है, या जीरो होता है। तो स्पेसिंग क्या करते हैं, जो स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं तो स्पेसिंग उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है
सपोर्ट पर हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, स्पेसिंग को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्पेसिंग को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम रखते हैं हमेशा। ये पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और सेंटर पे क्या करते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं स्पेसिंग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, यानी जो स्पेसिंग होती है स्ट्रिप के बीच में, वो सपोर्ट के पास में क्या करते हैं, मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम आप 300 mm विड्थ दिया है 300 mm, 750 mm दिया है इफेक्टिव डेप्थ, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दी है 750 mm, प्रोवाइडेड विथ इन, जो एरिया दिया है स्टील का एरिया 2000 mm स्क्वायर, इफ मॉडुलर रेशियो यानी स्मॉल एम की वैल्यू दी है 15, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी, न्यूट्रल एक्सिस की जो गहराई है वो कितनी होगी। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेते हैं कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले जो वैल्यू गिवन है उनको देख लेते हैं। विड्थ दिया है 300 mm, डेप्थ दिया है 750 mm, और एरिया पे स्टील दिया गया है 2000 mm स्क्वायर, मॉडुलर रेशियो दिया है 15, ठीक है। और हमको याद करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो देख लेते हैं। बी की वैल्यू है 300 mm स्क्वायर, सॉरी mm, और एक्स की वैल्यू, एक्स न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना ही है। एम की वैल्यू ये है, मॉडुलर रेशियो दी है 15, और एरिया पे स्टील दिया है 2000 mm स्क्वायर, 2000 mm स्क्वायर, और इफेक्टिव डेप्थ दिया है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है 750 mm, 750 mm। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन का इक्वल कर देंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन, दोनों के क्या कर देंगे, इक्वल करा देंगे। तो मोमेंट ऑफ एरिया यानी एरिया इंटू डिस्ट, कंप्रेशन जोन का लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है कंप्रेशन जोन में, बी इंटू एक्स बाई 2, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन। टेंशन जोन में क्या होगा, MAST यानी एरिया ऑफ स्टील इंटू इसको कंप्रेशन यानी एरिया इंटू क्या होगा, इंटू होगा हमारा D माइनस एक्स यानी न्यूट्रल एक्सिस। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो B की वैल्यू पुट कर देंगे 300 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। M की वैल्यू गिवन है 15 इंटू AST की वैल्यू गिवन है 2000 इंटू D की वैल्यू दी है 750 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है हमको, x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमको पता हो जाएगा, x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा 300 mm, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में x की वैल्यू जो हम प्राप्त करेंगे 300 mm आएगी, यानी कि ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। क्या किए हैं इसमें, कुछ नहीं, सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिए हैं। क्या किए थे, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन का बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और वैल्यूज़ गिवन है, सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिए। एक्स की वैल्यू नहीं पता था, यानी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू नहीं पता था, वो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। एक बार डायग्राम द्वारा देख लेते हैं इसको। ये हमारा बीम था, ठीक है, ये बीम था, इसकी वैल्यू ये बी है, बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इफेक्टिव ये स्टील यहाँ पर है, स्टील यहाँ पर डाला गया है। ये इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। और ये क्या किए हैं, ये इसका एरिया कंप्रेशन टेंशन जोन का एरिया और कंप्रेशन जोन का एरिया, यानी इसको एरिया इंटू इसका हाफ,
न्यूट्रल एक्सिस से इसका हाफ यानी x/2 पे मल्टीप्लाई कर दिए तो मोमेंट ऑफ एरिया इसका ज्ञात हो गया। एरिया इसका ज्ञात किए, एरिया कैसे ज्ञात किए, एरिया ऑफ स्टील इंटू एम से मल्टीप्लाई करा दिए, इधर का एरिया कैलकुलेट पता चल गया हमें, और इंटू कितने से मल्टीप्लाई करा दिए, d-x, यानी ये वैल्यू मुझे पता चल गई, डी कितनी है, d-x, क्योंकि टोटल वैल्यू तो d और ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, x थी, तो d-x की वैल्यू हो गई, पता कर दिए। तो ये मोमेंट ऑफ एरिया हो गया टेंशन जोन का, तो मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन इक्वल टू टेंशन जोन से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। b इंटू x/2 ये कंप्रेशन जोन का हो गया, टेंशन जोन का हो गया MAST d-x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। क्वेश्चन कह रहा है एकल प्रबलित धरणों से स्टील प्रबलन उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन दिया गया है टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल जोन। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील कहाँ प्रोवाइड की जाती है, वहाँ टेंशन जोन में प्रोवाइड की जाती है, हमको पता है, ये पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन अनसिमेट्रिक बीम अंडर बेंडिंग द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टॉप में दिया गया है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है, कितना दी है, 1200 मेगा पास्कल। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस यानी बॉटम में दिया है 300 मेगा पास्कल। इफ द बीम इज 800 mm डीप, 8 mm यानी इफेक्टिव डेप्थ जो दी है, इफेक्टिव डेप्थ दी है 80 mm दी है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप से हमको ज्ञात करना है न्यूट्रल एक्सिस, एक्स की वैल्यू यानी ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 300 mm 1200 ऊपर दिया है टॉप पे, और बॉटम में दिया है 300 mm और 80 mm गहराई दी है। तो क्वेश्चन पहले डायग्राम में देख लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमको दिया गया है जो टॉप में दिया गया है 800 मेगा पास्कल, और बॉटम में दिया गया है 300 मेगा पास्कल। टोटल डेप्थ की वैल्यू दी है यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दी है 80 mm। नहीं, टेंशन जोन में दिया गया है 1200, ठीक है। टेंशन जोन में जो दिया गया है वो 1200 है, 1200 दिया है ये टेंशन जोन में, 1200 मेगा पास्कल, और ये दिया गया है इफेक्टिव डेप्थ दिया है 300। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - x हो जाएगा, यानी 80 में से x घटा दो तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1200 अपान x कर देते हैं, यानी ये अपान ये 1200 अपान x इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा ये अपान ये, यानी कि 300 अपान 80 - x, 300 अपान 80 - x। ये अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल यानी समरूपता, त्रिभुज के समरूपता के आधार पे ये किया जा सकता है, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ को x की वैल्यू केवल x ही अननोन है और सभी वैल्यू नोन है, ठीक है, सबकी वैल्यू पता है हमको। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 1200 इंटू 80 - x इक्वल टू 300x हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमको जो मिलेगी वो 64 mm मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू 64 mm, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 64 mm। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, कितना 64 mm। इसमें क्या किए हैं, कुछ नहीं, एक डायग्राम बनाए स्ट्रेस डायग्राम का। ये 1200 दिया था और ये 300 दिया था, और ये टोटल डेप्थ दी, इफेक्टिव डेप्थ दी थी 80 mm। इसको मान लिए x, तो कितना हो गया 80 - x। अब इसमें समरूपता, त्रिभुज के समरूपता के आधार पर क्या है, कैलकुलेट कर लिया, 1200 अपान x इक्वल टू हो गया 300 अपान 80 - x। अब कैलकुलेट किया, x की वैल्यू आ गई 64 mm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द span to depth ratio limit is specified as an IS 456/2000 for the reinforced concrete beam in order to ensure that the। तो बता दें कि
यहाँ पर जो स्पैन अपान डेप्थ रेशियो होता है, स्पैन अपान डेप्थ रेशियो होता है, वो किसको इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है डिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर देख लेते हैं डिफ्लेक्शन को इंश्योर करता है कौन सा ऑप्शन सही है। टेंसाइल क्रैक्स नहीं, टेंसाइल क्रैक्स इसको नहीं इंश्योर करता है। शियर स्ट्रेस ये भी नहीं होता है, करेक्ट स्ट्रेस इन टेंशन रिइंफोर्समेंट लेस ये भी नहीं होगा। डिफ्लेक्शन टू द बीम बिलो द लिमिटिंग यानी यहाँ पर क्या करता है? डिफ्लेक्शन को इंश्योर करता है। बीम के विक्षेपण एक सीमांत मान से कम हो, यानी कोई लिमिट होती है उससे कम डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। इंश्योर करता है कि इतने डिफ्लेक्शन से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज, यानी IS 456/2000 के आधार पर कैंटिलीवर की प्रभावी लंबाई यह मानी जाती है। अभी इसको पहले भी देख चुके हैं, क्या मानी जाती है? स्पैन लेंथ प्लस ये जो इफेक्टिव डेप्थ का हाफ होता है, यानी ये स्पैन लेंथ हो गया और ये इफेक्टिव डेप्थ का हाफ, स्पैन लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ, यानी हो जाएगा बी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।